एक ऐसे नौजवान की दास्तान हयात जिसने हमजाद और दीगर नादीदा अरवा को अपने काबू में कर लिया था, जो अमलियात का माहिर बनता जा रहा था। मगर इसका वास्ता मनहूस काली देवी और उसके पैरोकार साधु से पड़ चुका था। पहला हिस्सा। मेरा नाम इमरान है और मेरी रहाइश कराची गुलशन इकबाल की है। ये इन दिनों की बात है जब कराची यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ कनीज फातिमा सोसाइटी की जगह जंगल और झाड़ियां होती थी और रात के वक्त सन्नाटे और अंधेरे में वहां से गुजरना दिल गुर्दे का काम था। मैं जिन भूतों वगैरह पर यकीन नहीं करता, मगर इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी और सोचों को तब्दील करके रख दिया। 19 मार्च मंगल की सुबह मेरे दोस्त कामरान की कॉल आई रोते हुए कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया है। हम बचपन से बहुत करीबी दोस्त थे। मैं फौरन इसके घर की तरफ रवाना हो गया। कामरान को अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुख्तसर ये कि जनाजा असर के वक्त हुआ और यासीन अबद वाले कब्रिस्तान जाते जाते मगरिब हो गई। मैयत को दफनाने के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस निकलने लगे, मगर कामरान जाने पर राजी न हुआ। सबके इसरार पर उसने कहा कुछ देर और रुक कर फिर मैं आ जाऊँगा। इसके भाई ने मुझे कहा कि तुम कामरान के साथ रुक जाओ, उसे लेकर घर आ जाना। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों कब्र के पास ठहरे रहे। इस रात चांद की 10 तारीख थी, मगर बादलों की वजह से चांद कभी नजर आता था, कभी गायब हो जाता था और कभी अंधेरे कभी उजाले में हम दोनों कब्र के पास बैठे थे। कब्रिस्तान का रखवाला और गोरगन इस वक्त शबीर नाम का बूढ़ा शख्स था। जब देर हो गई तो वो हमारे पास आलिफ और कहने लगा, अब तुम लोग घर जाओ, रात के वक्त कब्रिस्तान के इस हिस्से में रुकना ठीक नहीं है। कामरान तो अपने गम में था। मैंने हसब आदत इस बूढ़े का मजाक उड़ाया कि चाचा, हमें भी तो कोई जिन भूत क्यों कब से आरज़ू है, कोई चुड़ैल कोई प्री हम पर भी आशिक हो जाए। बूढ़े शबीर चाचा ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, बेटा तुम्हारी उम्र से दुगने वक्त से मैं यहाँ गोरगन हूँ, यहाँ की कहानियाँ बताओगे तो तुम यकीन नहीं करोगे। बेहतर है मेरा कहा मान लो और चले जाओ, कम से कम रोशनी वाली जगह जाकर बैठ जाओ। हम दोनों ने इसकी बात सुनी सुनी कर दी और वो थक हार कर चला गया। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद मुझे लगा जैसे कोई भीनी भीनी सी खुशबू मेरी दाएं तरफ से आ रही है। कामरान मेरी बाएं तरफ बैठा था। मैंने इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कोई खुशबू महसूस हो रही है? कामरान कहने लगा, हाँ काफूर की। हमें खामोश हो गया क्योंकि काफूर की खुशबू से बिल्कुल अलग खुशबू थी जो दिमाग पर सवार होने वाली थी। कुछ देर में मुझे वाज़े महसूस हुआ मेरी दाएं जानिब कोई है। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा तो भी मुझे कुछ नजर नहीं आया आलिफ, मगर सरसराहट महसूस होती रही और खुशबू मजीद तेज हो गई। मैं अपनी जगह से उठा और दाएं तरफ घूम फिर कर अच्छी तरह देखा, मगर कुछ नजर न आया आलिफ, मगर खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। कामरान मेरी परेशानी भांप गया और पूछने लगा, क्या बात है? मैंने बताया कि मुझे किसी के चलने जैसी सरसराहट बार बार सुनाई दे रही है और खुशबू फैली हुई है जो काफूर की हरगिज नहीं है। कामरान उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और हम दोनों दाएं बाएं अच्छी तरह देखते रहे, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो खुशबू और चलने की आवाज़ मुझे वाज़े महसूस होती रही, मगर कामरान उसे मेरा वहम करार देता रहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी और कामरान के वालिद की कब्र से हम काफ़ी दूर निकल अलिफी थे। चलते चलते अचानक मेरे पाँव किसी नर्म जगह में धंस गए और मैं मुंह के बिल गिर पड़ा। गिरने के बाद जब संभला तो एहसास हुआ मैं किसी लंबूतरे से गले में गिरा हुआ हूँ और मेरे जिस्म के नीचे कुछ छुप रहा है। इतनी देर में कामरान ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और गले में रोशनी फेंकी तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैं हड्डियों के किसी ढांचे पर पड़ा हुआ था और एक खोपड़ी मेरे मुंह के दाएं तरफ थी, जिसकी आंखों की जगह गले थे। हजार बहादुर होने के बावजूद मैं कांप गया और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब। कामरान ने हाथ बढ़ाया और मैं इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आलिफ, मगर जिस्म पर जैसे कपकपी सी तारे थी। कामरान के मोबाइल की रोशनी से मैंने अपना मोबाइल ढूंढा और चाहकर भी दोबारा इस गले में देखने की हिम्मत नहीं हुई, मगर एक बात जो मैंने वाज़े महसूस की वो खुशबू थी जो इस गले से आ रही थी और सुर्ख रंग का कपड़ा मिट्टी में दबा हुआ जिसे मैं देख नहीं पाया। मुख्तसर ये कि कपड़े झाड़ कर हम वहां से निकले और कामरान के घर आ गई, मगर मैं मजीद नहीं बैठ पाया। बार बार वो खोपड़ी मेरी आंखों के उगे आजाद थी। कामरान के घर से मैं वापस अपने घर आलिफ और नहा धोकर कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। रूटीन के बरक्स ना मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल चाहा, ना ही हुचे खाने का, कोई काम करने का। मुख्तलिफ ख्यालों में खोया मैं नींद की आगविश में उतरता चला गया।
रात के किसी पहर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर और पूरे जिस्म पर कोई बोझ सा है। इस बोझ से मेरी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने उठना चाहा मगर मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद मैं हरकत करने से कासिर था। चंद लम्हों में जब हवास बहाल हुए तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली खुशबू कमरे में हर तरफ फैली महसूस हुई और बुरी तरह दिल और दिमाग पर असरअंदाज होने लगी। अचानक मुझे अपने कान के पास सरगोशी सी सुनाई दी। इमरान। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो चुकी थी मगर मेरा जिस्म हरकत करने से कासिर था और इस पर वो खुशबू मेरे हवास बोझल कर रही थी। मेरी आदत है गर्मियों में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सोने की। मैंने वाज़े महसूस किया मेरी गर्दन पर कोई चीज़ हरकत कर रही है जैसे किसी की उंगलियां मेरी गर्दन सहला रही थीं। मैंने दुआएं यतवर्द याद करने चाहे मगर जिस्म के साथ जैसे जहन भी ब्लैंक था। मेरा पूरा जिस्म पंखा चलने के बावजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। अचानक अबू के खांसने की आवाज़ ने सारा तिलिस्म तोड़ दिया। अबू तहज्जुद के लिए उठे थे और वुज़ू करने मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे। अबू की आवाज़ के साथ ही मेरे जिस्म से बोझ खत्म हो गया और मैं झटके से उठ बैठा। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और कपकपी सी तारी थी जिस्म पर। बहुत देर बाद हवास बहाल हुए तो मैंने उठकर लाइट जलाई। कमरे की वो सरगोशी और बोझ तो दोबारा महसूस नहीं हुआ मगर कमरे में वो खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सुबह तक सो नहीं पाया मैं बहुत देर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा हत्ता कि सूरज सर पर उगा। छोटी बहन नाश्ते के लिए बुलाने आई तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। सुर्ख सूजी हुई आंखें और तेज बुखार। उम्मी अबू परेशान हो गए और पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया जिसने चेकअप करके दवा दे दी। इस दवा के असर से मैं सो गया। आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। बुखार खत्म तो नहीं हुआ मगर हरारत कम हो गई थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे रात के तस्वुर से वहशत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। एक मुस्तकिल बेचैनी की कैफियत मुझ पर तारी थी। रात का खाना खाकर हसब मामूल में अपने कमरे में उगा और कंप्यूटर ऑन कर लिया। कुछ देर कंप्यूटर पर काम करता रहा कि अचानक दिल जैसे धक कर के रुक सा गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले लम्हे खुद को तसल्ली दी मामूल की लोड शेडिंग की वजह से लाइट गई थी मगर बहुत देर तक दिल की धड़कन मामूल पर न इसकी इंतजार करते करते जब काफी देर गुजर गई और लाइट न आई तो मैंने कमरे की खिड़की खोल दी जो सहम में खुलती थी और शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेट गया। लाइट का इंतजार करते करते जाने कब आंख लग गई। अचानक जिस्म पर बोझ सा महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैंने उठने की कोशिश की मगर पिछली रात की तरह जिस्म बेजान और कमरे में चारों तरफ वो भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। लाइट अब तक नहीं आई थी और कमरे में घुप अंधेरा था। किसी वक्त चांद बादलों की ओट से झांकता था तो रोशनी की किरणें कमरे को मुनव्वर करती थी मगर मैं सर और पूरा जिस्म हिलाने से कासिर था और मुझे वाज़े महसूस हो रहा था मुझ पर किसी निस्वानी जिस्म का बोझ है। मगर वो हालत ऐसी थी कि खौफ के मारे मेरे रूंगटे खड़े थे और जिस्म हरकत करने से कासिर था। मैंने जिस्म की सारी ताकत मुजतमा करके चीखना चाहा मगर बेसूद में आवाज़ निकालने से भी कासिर था। मुझे अपने कानों के पास गर्म सांसें महसूस हुई और खनखनाती सी हंसी जो सरगोशी में मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे यूं लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। कुछ देर इसी कैफियत में गुजरी फिर मुझे महसूस हुआ वो बोझ मेरे जिस्म पर से हट गया है मगर जिस्म अभी तक हरकत के काबिल नहीं हुआ। ना मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कामयाब हुई। मुझे महसूस हुआ इसकी नर्म नाजुक उंगलियां मेरे चेहरे से फिसलती हुई गर्दन तक रही हैं। खौफ व दहशत से मेरा बुरा हाल था और सांस जैसे रुक सी रही थी और दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को बेताब था। फिर मुझे गर्म गर्म सांसीस अपने कान के पास महसूस हुई और इस निस्वानी आवाज़ ने सरगोशी की। इमरान रो मत। इस सरगोशी से बजाय रिलैक्स होने के डर के मारे बिस्तर गीला होने में बस थोड़ी ही कसर बची। बहुत देर तक वो सांसें कभी कानों के पास कभी चेहरे पर महसूस होती रहे मगर कोई लम्स महसूस नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आने लगी मगर खौफ व दहशत अभी भी मुझ पर तारी थी। इस पर वो खुशबू मेरे हवासों पर सवार हो रही थी और मैं इस खुशबू में डूबता जा रहा था। इस खुशबू की वजाहत से कासिर हूँ जैसे सिगार परफ्यूम और अटर्निटी की मिली जली खुशबू। एकदम से कमरे की खिड़की एक जोरदार आवाज से बंद हो गई। हत्ता के हुआ का नामो निशान नहीं था और कुछ गर्मी कुछ खौफ से जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। खिड़की बंद होते ही जैसे कमरे में खुशबू का ट्रक उलट दिया हो किसी ने और वो खुशबू मेरे होशो हवास पर इतनी छा चुकी थी कि मैं नीम गुनूदगी सी कैफियत में था।
कमरे में घुप अंधेरा था और मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जिस्म हरकत करने के काबिल तो है, मगर मैं इस खुशबू के नशे के असर में बुरी तरह मदहोश होता जा रहा था। फिर अचानक मुझे अपने सामने हुआ में नीले रंग का कोई ही विलासे फिजा मैं मुअल्लक नजर आने लगा। धुंधली नीम व आंखों से नजर आ रहा था कोई निस्वानी वजूद है जिसने कदीम जमाने का चोला नुमा लंबा सा नीले रंग का लिबादा पहना हुआ है, लंबे लंबे पेट तक अति बाल, सामने की तरफ सीने पर दोनों अतराफ में गिरे हुए गुलाबी रंगत पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगे होंठ, घनी पलके, सियाह अंक है, लिबादा जैसे इसके जिस्म का हिस्सा था जिससे इसके खदोखाल नुमाया हो रहे थे। और मुझे तस्लीम करना पड़ा कि इतनी हुसैन, खूबसूरत और नाजुक अंदाम दोशीज़ा कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इसके जिस्म के अर्द गिर्द नूरानी हाला सा महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो हीविला मेरे बेड की पाइंती की तरफ ज़मीन पर उतर गया और बहुत नरमी और नज़ाकत से चलता हुआ मेरे बाईं तरफ बेड के पास आकर रुक गया और उसने अपना मखरूती हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं जैसे अपने होश व हवास में नहीं था, एक नशे की सी कैफियत तारी थी मुझ पर। इस पर इतनी हुसैन, दोशीज़ा और वो खुशबू, इन सब ने मिलकर मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे सुलभ कर ली हो। मैंने इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे रेशम सी नरम मुलायम सी कोई चीज़ मैंने थाम ली हो। मैं इसका हाथ पकड़कर बिस्तर से उठ गया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, अचानक से मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। मेरी नज़रों के सामने से सारे पर्दे जैसे हिट गए हों। मुझे दीवारें शफ़ाफ नज़र आने लगे और दूर तक दीवारों के पार नज़र आने लगा। दूसरे कमरे में उम्मी अबू सोए नज़र अलिफ़ी, एक कमरे में दोनों बहनें सोती नज़र अलिफ़। हमारी दीवार पड़ोसियों की दीवार से मिली हुई थी। मैंने इस तरफ नज़र उठाई तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर और उनकी बीवी इस हालत में थे कि सेंसरशिप का कायदा लागू हो जाता है बताने में मैं चारों तरफ हैरानगी से देख रहा था और वो दोशीज़ा मुझे देखकर मुस्करा रही थी। चारों तरफ नज़र घुमाते मेरी नज़र अपने बिस्तर पर पड़ी तो जैसे दिल सीने से निकलकर बाहर उगा हो। मेरा बेजान जिस्म आंखें बंद किए बिस्तर पर मौजूद था और मैं उसे बिस्तर के बराबर खड़ा देख रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? क्या ये कोई फरिश्ता है जो रूह कब्ज करने आलिफ था? बहुत से ख्यालात ने दिमाग पर जैसे यलगार की और मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म हूँ में तहलील हो रहा हो और मैं होश व हवास से बेगाना हो गया। न जाने मैं कितनी देर तक होशो हवास से बेगाना रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खुली और अर्द गिर्द का माहौल देखने की कोशिश की, मगर मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारे वाक़यात याद आने लगे। क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं कब्र में हूँ? मेरे ऊपर चादर है या कफन? इस जैसे बहुत से सवालात ने मेरे जहन पर यलगार की और मुझे सरदर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। तब मुझे ख्याल आलिफ के क्या कब्र में सर दर्द भी हो सकता है? अकली जवाब आलिफ नहीं, मतलब कब्र नहीं है। ये तो कौन सी जगह है? मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की मगर शदीद कमजोरी और नकाहत महसूस हुई और सांस फूलने लगी। मैं वापस लेट गया। मेरे चारों तरफ सीलन की बास फैली हुई थी और मैं कमरे में बिस्तर के बजाय किसी लकड़ी के तख्त पर दराज था और मुझ पर जो चादर थी इसमें से काफूर की खुशबू आ रही थी। एक बार फिर मेरा दिमाग भटकने लगा। अगर मैं मरा नहीं हूँ तो ये काफूर क्यों छिड़का गया है मुझ पर? मगर सोचने से सर दर्द से फटने लगता। मैंने आंखें बंद कर लें और अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश करने लगा और गहरे सांस लेने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ मेरे गले में कोई धागा बंधा हुआ है जिसमें गिरह लगी हुई है। मैं एक बार फिर हैरानगी का शिकार हो गया क्योंकि मैं तावीज़ गंडों पर यकीन नहीं करता था, ना कभी पहना था। फिर ये धागा है, गुंडा है, क्या है जो मेरे गले में है? अभी उन्हीं सोचों में गुम था कि तेज चरचराहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खिलने से रोशनी अंदर आई तो अंदाज़ा हुआ कि रात का वक्त है और चांद निकला हुआ है। इसकी रोशनी में मैंने आने वाले शख्स का जायज़ा लिया। उलझे हुए मेले चिकट बाल, बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी, गले में रंग बिरंगी मालाएं, हाथों में छोटे बड़े कड़े जंजीरें और उंगलियों में अंगूठियां, सियाह रंग का लंबा चोला जिस पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। 60 साल की उम्र, झुर्रियों भरा चेहरा और आस पर बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जो मुझे घोर रही थी। इस फकीर नुमा शख्स के पूरे जिस्म में काबिल जिक्र सिर्फ इसकी आंखें थी जिनसे चिंगारियां सी फूटती महसूस हो रही थी। मैं इसकी नज़रों की ताब ना ला सका और मैंने गर्दन मोड़कर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। ये कमरा नहीं, झोंपड़ी थी कोई जिसमें एक कोने में मिट्टी का पानी का घड़ा, चंद बर्तन और इस्तेमाल की कुछ अशिया मौजूद थी और पूरे कमरे में सिवाय इस तख्त के कोई चीज़ नहीं थी जिस पर मैं लेटा हुआ था।
मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो बोले की भारी और पाटदार आवाज सुनाई दी, लेटा रह बालक, 3 दिन बाद होश आलिफ है, तुझे कुछ दाना पानी करता हूँ मैं। हैरत अंगेज तौर पर इसकी आवाज इसके वजूद के मुकाबले में बहुत भारी और गंभीर थी। दिल में उतर जाने वाली मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो फकीर नुमा साधु बाहर निकल गया। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था मैं कहाँ हूँ और ये कैसे मुमकिन है। 3 दिन बेहोश रहूं मैं। सारे वाकयात मेरे जहन के पर्दे पर फिल्म की तरह चलना शुरू हो गए और मुझे सब आने लगा किस तरह मैं इस दोशीज़ा की जुल्फों का असीर हुआ था और कैसे मैंने अपने वजूद को बिस्तर पर और जिस्म लतीफ़ आरू को जिस्म से बाहर देखा था। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो साधु फकीर एक मिट्टी का प्याला लिए कमरे में दाखिल हुआ और मुझे थमा दिया। इस प्याले में कोई गाढ़ा बदबूदार सयाल नुमा मादा था जिससे बास उठ रही थी। फकीर की आवाज़ आई, सोच मत बालक, इसे पी जा, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुझे। समय का इंतजार कर, दलदल में फंसा हुआ है तो निकलना चाहता है तो सोच मत, पी जा, आंखें बंद करके कालकी की मजाल नहीं उधर का रुख करे। मेरे समझ में इसकी बातें नहीं अलिफ, मगर उसकी गरजदार आवाज़ और माहौल के ज़ेर असर मैंने दिल सख्त करके प्याला होंठों से लगा लिया और उपकाइयाँ रोकते हुए ना चाहते हुए भी वो बदबूदार सयाल होंठों से नीचे उतार लिया और प्याला वापस साधु को दे दिया। मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर वो जवाब दिए बिना कमरे से निकल गया और जाते जाते ताकीद कर गया, कमरे से कदम बाहर मत निकालना। हैरत अंगेज तौर पर इस बदबूदार सयाल से मेरे जिस्म की तवानाई फौरी बहाल हो गई थी, जैसे वो कोई एनर्जी ड्रिंक हो। ना मुझे भूख महसूस हो रही थी ना कमजोरी और नकाहत। मैं तख्त पर उठकर बैठ गया और जेबें चेक की मगर सब जेबें खाली थी। तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ मैं घर के कपड़ों में नहीं बल्कि मेरे जिस्म पर भी चोला नुमा लिबास है। ऊद का फूल की खुशबू इसी लिबास से फूट रही है। इतनी देर में साधु कमरे में दाखिल हुआ और इतनी वक्त बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई और साधु के होंठों से आवाज निकली, वह बालक उठ गया तो जानता था मैं पत्थर का जिगर पिलाया है तुझे, घोड़े जैसी शक्ति उग है तुझ में, चल उठ, तुझे सैर करवा कर लाओ है अपनी बस्ती की उम्मीद। जैसे गैर मरी ताकत के जेर असर उठा और साधु के साथ झोंपड़ी से बाहर निकलते ही एक जहान हैरत मेरा मुंतजिर था। जिस झोंपड़ी से मैं निकला था उसकी कुछ दूर एक और झोंपड़ी थी और दोनों झोंपड़ियां चारों तरफ कब्रों से घिरी हुई थी। चांद की रोशनी बादलों की ओट से झांक रही थी और अंधेरे उजाले में जहां तक नजर जा रही थी कब्रें नजर आ रही थी और ऊंचे नीचे टीले ताहत निगाह फैले हुए थे। मैं चाहकर भी इस सवाल को होठों तक अनी से नहीं रोक सका, कौन सी जगह है ये, कौन है आप और मैं यहाँ कैसे हूँ, कौन लाया है मुझे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो सवालात खुद ब खुद मेरे मुंह से निकलते चले गए। साधु ने जमीन से पत्थर उठाया और गंदी सी गाली देकर एक तरफ उछाल दिया। मैंने देखा तो कोई कुत्ता गीदड़ कोई हड्डी मुंह में दबाए हुए था जो पत्थर खाने के बाद हड्डी छोड़कर भाग निकला। ससुरे चीन नहीं लेने देते कब्रों में भी, ये कहते हुए साधु फकीर हड्डी की तरफ बढ़ा और उठाकर एक खुली कब्र के अंदर वो हड्डी उछाल दी। इसी लम्हे चांद बादलों की ओट से निकल आलिफ और ये देखकर मेरा सांस सीने में ही रुक गया कि वो हड्डी किसी इंसान के बाजू की थी और खिली कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। फकीर साधु मेरी हालत से बेनियाज दूसरी झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। इसने ना ही मेरे सवालों के जवाब देने की जहमत की ना पलट कर देखा मैं आ रहा हूँ या नहीं और चलता हुआ इस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर है कर इसके पीछे झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो साधु लात मारकर किसी को उठा रहा था जो मैली कुचली चादर में लिपटा जमीन पर सो रहा था। ये झोंपड़ी कुछ बड़ी थी जिसमें एक तरफ लकड़ियों का चूल्हे बर्तन, कुछ आम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और कुछ बिस्तर नुमा चीजें थीं। इट ससुरे बाहर तेरे ससुराली दावत में ना रहे हैं, कब से के रहा हो, कब पाट दे। साधु जोर जोरत से चला रहा था, साथ इस जमीन पर लेटे आदमी को ठोकरे मार रहा था। अच्छा बाबा सुबह भर दूंगा, किस्म अल्लाह की बहुत नींद आई है। चादर के अंदर से आवाज आई है हैरत अंगेज तौर पर। साधु बजाय मजीद कुछ कहने के वापस पलटा और मेरा हाथ थामकर झोंपड़ी से बाहर निकल आलिफ। मेरा हाथ थामे साधु बहुत देर चलता रहा और आखिरकार एक टीला नुमा जगह पर बैठ गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। साधु की आवाज गूंजी, कुछ देर में सूरज चढ़ जाएगा, तेरे वाली वारिस आ जाएगे तुझे लेने। पहली बार ससुरी कालकी ने रूह निकाली थी तेरी, इसलिए सुध बुध खो दी तूने, चूस जाएगी कालकी तुझे। मैं चाहूं भी तो तुझे नहीं बचा सकता क्योंकि तो बचना चाहेगा नहीं। जो मैं देख रहा हूं तेरी आंखों से ओझल है, चल ये गुंडा उतार दे गिले से।
मैंने तजब्जुब से साधु की तरफ देखा, मगर इसकी अलिफ नखों में कतियत देखकर खामोशी से गिले में डाला हुआ धागा उतारकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। तो ज़ाय कर देगा, उसे साधु की ओज़ आई और उसने वो धागा अपने गिले में पहन लिया। मेरे ज़हन पर लातादाद सवाल हथौड़ों की तरह दस्तक दे रहे थे। बाबा काल्की कौन है? ये सब किया है? मुझे बताओ। आखिरकार हिम्मत जमा करके मैंने सवाल किया। साधु ने घूरती आंखों से मुझे देखा और कहने लगा, समय का इंतजार कर, सब जान जाएगा, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा तो नफस का गुलाम है। ये कहते हुए इसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दी, जिसमें सफ़ेद रंग का नगीना जड़ा हुआ था। जब ये काला हो जाए तो समझ लेना तेरा टाइम पूरा हो गया, ढील खत्म हो गई, इससे उगे बढ़ेगा तो मौत को गिले लगाएगा। बस जा, अब तेरी सवारी रही है। मैंने आजिज़ी से इसकी तरफ देखा। बाबा मेरी मदद करो, मैंने हाथ जोड़ दिए। चल चला जा, साधु गुस्से से बोला। कहा, ना तेरी सवारी रही है, तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब जाना है तुझे, मैंने बस हिसाब चुकाया है तेरे बाप का, अब जा। तो मैंने पलट कर देखा तो दूर किसी गाड़ी की लाइटें रोशन थीं जो झोंपड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। साधु उठ खड़ा हुआ और वापस झोंपड़ियों की तरफ चलने लगा और मैं भी इसके पीछे हो लिया। बाबा, अगर मुझे ज़रूरत हो तो इजाज़त दे दो। तो मेरे पास अलिफ सिक्कों में ने आखिर बार फिर उसे राम करने की कोशिश की। साधु ने गुस्से से फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। ये पत्थर तोड़कर चौराह करके फांक लेना, मौत और जिंदगी दोनों रास्तों के बीच फंसे तो। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई, मगर तब तक हम झोंपड़ी के पास वापस पहुंच चुके थे और बाबा कदीर अंकल जो मेरे चचा थे, इनके साथ किसी की गाड़ी में अलिफी थे और झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। साधु को देखकर बाबा इसकी तरफ बढ़े और इसका हाथ थामकर चूम लिया। यही अमल चचा ने दोहराया। साधु बाबा से मुखातिब हुआ, सलाउद्दीन ले जाओ से, अब मैंने वदा पूरा किया, अपना हिसाब चुका दिया, मगर अब ये तेरे काम का नहीं, कलंक का टेका बन जाएगा तेरे माथे पर। आज जान छड़ा ले, इससे कल को नुकसान उठाकर छोड़ेगा। बाबा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और साधु से मुखातिब हुए, साईं नज़र करम कर दो, मेरा इकलौता बेटा है। साधु गरजदार ओज़ में चलाया, नहीं सलाउद्दीन, बस अब चला जा, तेरा बेटा गुनाहों की पोट है, नफस का गुलाम है, तो इसका बोझ नहीं संभाल सकता और ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। जो खुद उग में खोदना चाहे तो उसे कब तक बचाएगा? जा, चला जा, समय का इंतजार कर। ये कहकर साधु झोंपड़ी में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबा ने परेशानी से पहले कदीर अंकल की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, इसके बाद गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं पीछे बैठ गया और बाबा कदीर अंकल के बराबर सीट पर बैठ गए। जब गाड़ी काफी लंबा फासला तय करके बाकायदा रास्ते पर आई, तब तक सूरज निकल चुका था और हम हुब की तरफ वीराने में थे। एक तवील सफर करके हम वापस घर पहुंचे तो मैं बाथरूम में घुस गया और इस चूल्हे से जान छुड़वाई और नहा धोकर जीन्स शर्ट पहनकर बाहर उगा। बाहर आलिफ तो नाश्ता लगा हुआ था और सब घर वाले नाश्ते की मेज पर थे। मैंने चाहा कि बाबा से पूछूं, मगर बाबा ने आंखों के इशारे से बहनों के सामने बात करने से मना कर दिया। मैंने चुप करके नाश्ता किया और कमरे में चला आलिफ और लाइट बंद करके बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर बार बार साधु बाबा की कही बातें और गुजरी रात के वाकयात आंखों के पर्दे पर आते रहे। साथ ही इस दोशीज़ा का ख्याल जहन पर छाया रहा जिसके हसन बलाखेज का मैं असीर हो चुका था। ये सब सोचते और जागती आंखों से ख्वाब देखते पता ही नहीं चला कब नींद की अगविश में चला गया है। जाने कितनी देर गुजरी थी, इसी मानूस खुशबू ने मुझे जगा दिया। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था, मगर वो खुशबू कमरे में फैली हुई थी। आज मेरे दिल में डर खौफ नहीं था, बल्कि मैं मुंतजिर था इस हसन के पैकर का जलवा देखने का। मैं इस खुशबू को अपनी सांसों में बसा रहा था कि मुझे बोझ महसूस हुआ। वो खुशबू की मलिका उचकी थी, मगर नजरों से ओझल थी, सिर्फ इसका लम्स महसूस हो रहा था। इसी लम्हे मेरे सीने से बोझ हिट गया और खनखनाती हुई मुतरन्निम हंसी मेरी समात में रस घोलने लगी। मुझे अपने कान के पास इस दोशीज़ा की गर्म सांसें महसूस हुई और मुतरन्निम सरगोशी में उसने कहा, इमरान 3 दिन से मुझसे दूर थे, अब अति ही सब्र का दामन छोड़ दिया, मैं रात में अलिफ उहेगी। दोशीज़ा की ओज़ अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई, मगर इसकी सांसों की सुनसुनाहट मुझे अपने कान और गाल पर महसूस हो रही थी। मैं अपनी मर्जी से दूर नहीं था। मुझे बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने अपना चेहरा अंदाजे से इस दोशीज़ा के चेहरे से मिलाने की कोशिश की, मगर एक बार फिर नाकामी हुई। अब वो आवाज़ दूसरी तरफ कान में रस घोलने लगी।
जान जाओगे सब कुछ, रात तक इंतजार करो और मैं जानती हूँ किसने मुझसे दूर किया था, तुम्हें देख लूंगी इस बुढ़े को भी मैं। सुनो अपना चेहरा तो दिखा दो, मैं देखने को बेताब हूँ तुम्हें। मैंने फिर से कोशिश की इस कताला को राम करने की, नहीं मेरा जाप पूरा किए बिना मुझे दिन में देखने पर कादिर नहीं हो सकते। तुम वो रात का इंतजार करो, अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो मैं रास्ता बताओगी, मगर याद रखना एक बार कदम आगे बढ़ाया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। हसीना की सरगोशी मुझे कान के पास महसूस हुई, इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ कि वो जा चुकी है, क्योंकि ना मुझे इसकी सांसों की सरसराहट महसूस हो रही थी और कमरे में बिखरी खुशबू भी एकदम से कम हो गई थी। मैंने इसे औज़ी दे मगर बेसूद कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा औज़ी सुनकर वालिदा कमरे में उगरे। किसको औज़ी दे रहे थे बेटा? वालिदा ने कहा। किसी को नहीं उम्मी जान। अबू कहाँ हैं? मैंने सवाल किया। अबू तो तुम्हारी बाहर गए हैं, मगर तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। क्या हुआ है? तुम्हें क्या चीज़ नजर आती है तुम्हें? उम्मी ने परेशान होकर मेरे पास बेड पर बैठते हुए पूछा। अरे उम्मी कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हूँ, बस तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे क्या नजर आना है? मैंने उम्मी के गले में बाहें डालकर प्यार किया। उम्मी ने माथे पर प्यार करते हुए कहा, इस दिन तुम बेहोश थे। तमेरी अबू ने पहले पड़ोसी डॉक्टर को बुलवाया, फिर अस्पताल लेकर गए। पूरा दिन टेस्ट भी हुए, हर तरह की दवाएं ड्रिप्स में डाल कर दे, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। आखिर में तमेरी अबू तुम्हें लेकर साईं के पास गए, वहां तुम ठीक है कर अलिफी हो। जी उम्मी, वो साईं कौन है? मुझे तो बहुत अजीब लगा। और अबू का इससे क्या ताल्लुक है? मैंने उम्मी से सवाल किया। ये बहुत पुरानी बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो महल्ले में आता था, किसी से ना कुछ मांगता था ना कुछ लेता था, बस हमारे घर के सामने वाला पेड़ इसका ठिकाना था। सारा दिन इसके नीचे बैठा रहता था, रात को चला जाता था उठकर। उम्मी ने तफसील बताई। मगर उम्मी इसका अबू से क्या ताल्लुक? मैंने फिर सवाल किया। कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन वो आलिफ तो अच्छा खासा जख्मी था, किसी गाड़ी वाले ने इसे ठुकर मार दी थी। तमेरी अबू उसके पास गए, उसे अस्पताल ले जाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। फिर तमेरी अबू मोटरसाइकिल पर किसी डॉक्टर को लेकर अलिफी, जिसने इसकी मरहम पट्टी की। इस दिन पहली बार उसने हमसे खाना खाया और अबू को कहा ये उधार है, इसके चुकाने का वक्त अलिफी का। हालांकि तमेरी अबू ने सिर्फ इंसानी हमदर्दी में किया सब। उम्मी ने मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा। ओ अच्छा, मगर अबू ने इतने सालों बाद इसे तलाश कैसे किया? मैंने उम्मी से पूछा। वो हुब की तरफ वीराने में रहता है, किसी कब्रिस्तान में झोंपड़ी डाली हुई है इसने। तमेरी कदीर अंकल इसके मुरीद हैं, इसके पास जाते रहते हैं। अस्पताल में वो अलिफी थे तुम्हें देखने, और उन्होंने ही तमेरी अबू को कायल किया था साईं के पास ले जाने के लिए, उम्मी ने बताकर कन्फ्यूजन दौर की। ओ अच्छा, ये थी सारी स्टोरी। मैं भी कहूँ इस फकीर का अबू से क्या ताल्लुक? निकल आलिफ जो वो के रहा था, हिसाब बराबर हो गया। ये हिसाब था इसका, हद हो गई। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। भाई चाय पियेंगे? छोटी बहन ने कमरे के दरवाजे से झांक कर कहा। चुटकी तुझे चाय का ख्याल कैसे उगा? मेरी अम्मी ने नबीला को मुखातिब हैकर कहा। इसके पेट में दर्द है, बातें सुने बिना उसे चैन नहीं मिलता, चल जाकर बर्तन धो। उम्मी ने डांटा इसे। अरे उम्मी कोई बात नहीं है, मैंने उम्मी को कहा और नबीला को मना कर दिया कि दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। उम्मी उठ गई और ख्याल रखने की ताकीद करते हुए कमरे से बाहर चली गई। शाम हो रही थी, मैं उठकर तैयार हुआ और आयशा मंजिल दोस्तों के पास चला गया और हम डेमटेल स्वीट्स पर चाय के होटल पर जाकर बैठ गए। दोस्तों से गुपशप करते रात हो गई। अगरचे मैं दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था, मगर मेरे दिल और दिमाग इस दोशीज़ा में उलझे हुए थे और मैं शिद्दत से रात होने का इंतज़ार कर रहा था। एक 26 साल के लड़के की जो कैफियत किसी हसीना के मिलने पर हो सकती हैं, वही मेरी थी। इस वक्त अल्लाह अल्लाह करके 10 बजे तो घर से उम्मी की काल उग और मैं सबको खुदा हाफिज के कर वापस घर उगा। घर कर मैंने खाना खाया। बाबा हसब मामूल इशा की नमाज पढ़कर अपने कमरे में सोने चले गए थे। मैंने भी खाना खाया, उम्मी और बहनों से कुछ बातें की और अपने कमरे में उगा और खिलाफ मामूल कमरे का दरवाज़ा और खिड़की लॉक कर ली। आज खास तौर पर मैं नीले रंग का नाइट बल्ब खरीद कर लाया था, जो मैंने होल्डर में लगाकर उनकी आए कमरे में धीमी धीमी नीली रोमांटिक सी रोशनी फैल गई। रोशनी आज से पहले मुझे कभी रोमांटिक नहीं लगी थी, मगर आज इस दोशीज़ी का अनी का वदा था तो मैंने इसका एहतमाम किया। अलमारी से नई टी शर्ट
निकाल कर पहनी और शॉर्ट्स पहनकर बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। लेटते ही दिमाग पर बहुत से सवालात ने यलगार कर दी। वो दोशीज़ा कौन है, मेरे पास क्यों आती है, क्या इसका इस दिन कब्रिस्तान जाने से कोई ताल्लुक है, इसे मुझसे क्या काम है, कौन सा जाप करने को कह रही थी वो मुझे, ये और इस जैसे बेशुमार सवालात मेरे जहन में चलते रहे। अखबार में ने रात के 3 बजे वाल क्लॉक पर नज़र डाली थी, मुझे ये याद है। इसके बाद इंतज़ार करते करते खुद से उलझते कब नींद में अगविश में गया नहीं पता, मगर हसब मामूल तेज हवास पर सवार हो जाने वाली खुशबू से मेरी आंख खुली। मगर आज मेरे सीने पर जिस्म पर कोई बोझ नहीं था, मगर खुशबू का कमरे में मौजूद होना इस हसीना की निशानी थी कि एकदम से मेरे सारे हवास बेदार हो गए। मैं उठकर बैठ गया और मैंने धीरे से आवाज़ दी, कहाँ हो उगो तुम। इसके जवाब में मुझे अपने कानों के पास इसकी मुतरन्निम सी हंसी सुनाई दी। चंद लम्हों बाद मैंने अपने बेड के दाएं तरफ उसे नमूदार होते देखा। वो इसी नीले रेशमी लिबास में थी, मगर बाल आज समेटे हुए थे। इसने किसी मलिका की तरह बालों में ताज सजाया हुआ था और मेरी आंखों में देख रही थी। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर आज इसके चेहरे पर संजीदगी थी जो इसके हसन में और इजाफा कर रही थी। इमरान, मैं चाहती हूँ पहले तुम सब कुछ जान लो, इसके बाद उगे चलने का फैसला करो। ये कहते हुए इस दोशीज़ा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे मैंने थाम लिया। नर्म मुलायम रेशम का एहसास मेरे रगों पे में समा गया। मैं इसका हाथ थामकर बेड से उठ खड़ा हुआ और आज मैंने देखा कि मेरा जिस्म लतीफ़ मेरे बदन से बाहर निकला है, जैसे रूह निकलती हो। एक और हैरत अंगेज़ एहसास जो मुझे हुआ जब तक मैं अपने जिस्म में मौजूद था। इस दोशीज़ा के हाथ का लम्स मुख्तलिफ था, नर्म मुलायम सा जैसे रेशम थामा हो, मगर जब मैं अपने जिस्म से बाहर आलिफ तो जैसे मैं ने हुआ को थामा हो। एहसास तो था किसी चीज़ को पकड़ने का, मगर जैसे हुआ हो हसब मामूल मेरी आंखों के सामने सारे पर्दे सिमट गए और मुझे दीवारों के आर पार नजर आना शुरू हो गया। ये मेरी जिंदगी का इंतहाई हैरत अंगेज तजुर्बा था। अभी मैं इसे महसूस ही कर रहा था कि वो दोशीज़ा मेरा हाथ थामे हुआ मैं बुलंद हो गई और मेरा जिस्म लतीफ़ परवाज करने लगा। मगर जिस्म कहाँ था, वो तो बिस्तर पर था। ये तो कोई और ही चीज़ थी, कोई और ही कैफियत। मगर उन सब बातों को सोचने का मौका नहीं मिला। वो खुशबू की मलिका मेरे जिस्म के साथ हुआ मैं परवाज कर गई। आसमान पर परवाज करते फासले तेजी से सिमट रहे थे और मुझे नीचे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मैंने खुद को एक अनोखी जगह पाया। मेरे चारों तरफ इतनी तेज दूधिया रोशनी फैली हुई थी कि इसके आर पार मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस रोशनी के दरमियान में एक आलीशान तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर सुर्ख रंग के मखमली गाँव तकी लगे थे। मैंने इतना हुसैन तख्त कभी नहीं देखा था। दोशीज़ा मुझे लेकर तख्त की तरफ बढ़ी और गाँव तकी से टेक लगाकर बैठ गई और मुझे अपने पहलू में बिठा लिया। पहलू में बैठकर मैंने इस दोशीज़ा के जिस्म के गिर्द अपना बाजू हायल करके उसे अपने साथ लिपटाने की कोशिश की, तो वो मेरे और नज़दीक उग। मगर बाजू जिस्म के गिर्द हायल करना और साथ लिपटना ये मादी जिस्म के साथ मुमकिन है। जिस्म लतीफ़ आरू के लिए ये ऐसा ही है जैसे अपने हुआ को थाम लिया हो, आरुई जैसे बादलों के गोले को जिससे डांसेस की लिपटें निकल रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का बहुत अनोखा और अजीबो गरीब तजुर्बा था। मुझे बेताब देखकर वो दोशीरा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इमरान, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा और नया है उगे, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुमने ना कभी सोचा होगा ना सुना होगा। तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, ये सब किया है? ये मेरी रूह है जो जिस्म से बाहर है। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म तो मुर्दा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा है, मैंने बेचारगी से इसे देखते हुए कहा। वो हसीना करवट के बिल कोहनी तख्त पर टकाकर हाथ सर के नीचे करके तख्त पर लेट गई और मुझे भी लेटने का इशारा किया। मैं भी लेट गया इसकी तरफ करवट करके। मुझे देखकर वो किताला मुस्करा दी और कहने लगी, इमरान, मैं जानती हूँ तुम मेरी कुर्बत के लिए बेचैन हो, मगर तुम मुझे इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरा जाप मुकम्मल नहीं कर लेते। एक बार तुम चिल्ला पूरा कर लो, फिर मैं हर तरह से तुम्हारी दस्तरस में होंगी। मैंने लेटे लेटे बाजू इसके ऊपर रखा, मगर वो बाजू रखना ना रखना बराबर था। मैं इस अंक मिचौली से उलझ गया। मेरे सवालों का जवाब दो, प्लीज, में बेचारगी से कहा। हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मेरा नाम आर्याना है। मेरा वालिदैन का ताल्लुक रियासत शाकिलास से है। तुम ये तो जान गए होगे हम इंसानों में से नहीं हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनकी अपनी अलग दुनिया है। इस दोशीज़ा की मुतरन्निम आवाज़ मेरी समातों में रस घोल रही थी।
क्या तुम जिन्नों में से हो? मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सवाल कर दिया। नहीं, हम कौम जिन्नात से नहीं हैं, हमारी जाति अलग है और दुनिया में सिर्फ शाकिलास रियासत में ही हमारी जाति के लोग पाए जाते हैं। ये रियासत शुमाली पहाड़ी इलाकों के दरमियान एक जगह आबद है जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल है। मैं अपनी रियासत में सबसे खूबसूरत थी और सरकश भी। रियासत की तरफ से हम पर बहुत सी पाबंदियां आयद थी, जिनमें से एक ये भी है कि हम कभी भी इंसानों के सामने नहीं जाते। मगर मैं जिद्दी और सरकश थी और चोरी छुपे इंसानी रूप में इकर घूमती थी। एक दिन घूमते हुए मैं पहाड़ों में बहुत दूर निकल गई और मैंने देखा कि एक पहाड़ पर गार है जिसमें से धुआं उठ रहा था। मैं तजस्सुस से मजबूर हैकर गार तक चली गई और वहीं से मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। इतना के कर अरियाना चुप हो गई और मेरी आंखों में देखने लगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इमरान अरियाना ने मुझसे सवाल किया। किस किस्म की मदद? मुझे पूरी बात बताओ तो मैं कुछ समझ सकूं, और मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकता? जबकि तुम जब पहली 2 दफ़ा मेरे पास आई थी तो मैंने अपने ऊपर तुम्हें महसूस किया था, मैंने सवाल किया। जब मैं गैर मरी हालत में हूँ यानी नज़रों से ओझल तो तुम मुझे महसूस कर सकते हो, मगर जैसे ही मैं अपनी शक्ल में आती हूँ तो जिस्मानी शक्ति खो देती हूँ। अरियाना गोया हुई। मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। इस दिन शाम ढले जब मैं इस गार के दहाने के पास पहुंची और मैंने गार में झांक कर देखा तो अंदर एक ऐसी 90 साल का ननक धड़न बूढ़ा जो हड्डियों का ढांचा था, एक टांग पर खड़ा काली देवी के भयानक मुजस्समे के सामने किसी जाप में मसरूफ था। गार में हर तरफ जले हुए गोश्त और मुर्दा जिस्मों की बिसांद फैली हुई थी और पूरी गार में हर चीज पत्थरों की थी, पानी के प्याले से लेकर लेटने के तख्त तक। मैंने जैसे ही गार से अंदर जैना इस बूढ़े का इस्तिगराक टूट गया और उसने आंखें खोल दे। इसकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी जिसने मुझे जैसे जकड़ लिया हो। मैंने बहुत कोशिश की अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की, मगर मुझे लग रहा था वो आंखें मेरे अंदर उतरती जा रही हैं। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां से हटने में कामयाब हो गई और गार से भागती हुई नीचे उग। मगर वो बूढ़ा जोगी मेरे लिए पीर तस्मा पा साबित हुआ। उसने मुझे देख लिया था और महाशक्तिमान था वो। इसने अपनी पूरी जिंदगी उन गारों और वीरानों की खाक छानते पूजा पाठ और चिल्लों में गुजारी थी। मैं वहां से वापस अपनी रियासत में उग, मगर इस बूढ़े की आंखों के सिहर से नहीं निकल पाई। मुझे महसूस होता था वो आंखें मुझे अपने पास बिला रही हैं। कई दिन तक मैं रियासत की हुदूद से बाहर नहीं निकली। महीना हो गया था। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वाक़े को भूल गई। वो शायद 40वां दिन था इस वाक़े के बाद का जो मेरी बर्बादी का बाइस बना। मैं अपनी सहेली के साथ पहाड़ों में घूम रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कब हम रियासत की हुदूद से बाहर निकल गए और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रियासत की हुदूद में दुनिया के किसी बड़े से बड़े आमिल का कोई जादू काम नहीं करता है। तुम बूढ़ तो नहीं हो रहे इमरान? मेरी दास्तान से अरियाना ने लाड से अचानक पूछा। मैं जो तसव्वुर में उन पहाड़ों पर पहुंचा हुआ था और इन हिमाक से इसकी कहानी सुन रहा था, अचानक हड़बड़ा उठा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अरियाना तो मेरी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों से निकलती झरनों की तरह मुतरन्निम आवाज़ सुनकर कौन काफिर बूढ़ हो सकता है? तुम बात पूरी करो अपनी। मैंने प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। इसने मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देखते हुए दोबारा बोलना शुरू हुई। मैं और मेरी सहेली इस वक्त गैर मरी थे। जैसे ही हमने अपनी रियासत की हुदूद से बाहर कदम रखा मेरा वजूद जैसे हुआ में उड़ने लगा। मैंने खुद को रोकने की बेहद कोशिश की, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, मगर सब कुछ चंद लम्हों में हो गया। मैं होश व हवास से बेगाना हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस गार में काली देवी के मुजस्समे के कदमों में लेटी हुई थी और मेरे जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं थी। मैंने खुद को समेटकर उठने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म बेहिस्सो हरकत था, सिर्फ आंखें हरकत कर सकती थी। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो वो मकरूह सूरत बूढ़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो बूढ़ा अपनी जगह से उठा और उसने दीवार में एक उभरी हुई जगह को दबाया तो एक चौकोर छोटे से दरवाजे की तरह चट्टान साइड में सरक गई और वो बूढ़ा इस दरवाजे में झककर अंदर गायब हो गया। मैं सोचने लगी, क्या ये बूढ़ा मुझे काली देवी के चरणों में कुर्बान करना चाहता है? क्या मेरी जिंदगी का यही इख्तिताम है? मैं अपनी सोचों में मगन थी कि बूढ़ा इस दरवाजे से नमूदार हुआ। इस बार उसके हाथ में एक काफी बड़ा पिंजरा था जो 2 हिस्सों में तकसीम था।
दोनों हिस्सों में 2 काले रंग की बिल्लियां कैद थी। मुझे बाद में पता चला उनमें से एक सियाह रंग का बिल्ला था और दूसरी बलि बूढ़ा चलता हुआ मेरे करीब आलिफ और पिंजरा मेरे जिस्म के पास रख दिया। इसके बाद इस बेताक पर से पत्थर की छुरी उठाई और एक बलि जो कि असल में बिल्ला था, जो बुरी तरह औजी निकाल रहा था और बेचैन था, उसे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल लिया। इसके बाद वो बूढ़ा चलता हुआ मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके कुछ बदबदनी लगा। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली और जोरदार नारा लगाया, काले माता कीजिए, तेरा सेवक तेरे चरणों में बिलियादान दे रहा है, कबूल कर। ये कहते हुए बुढ़े ने इस पत्थर की छुरे से इस काले बल्ले का सर इसके जिस्म से काट कर जुदा किया और मेरे सीने पर रख दिया। खौफ, दहशत और इस हैवानी फेल से मेरी हालत बुरी तरह खराब होने लगी, मगर मैं हरकत करने से कासिर थी। इस बुढ़े ने बल्ले के कटे सर से उबलते लहू से मुट्ठी भर कर काली माई के मुजस्समे पर उछाला और इस बल्ले का धड़, जिसमें से खून उबल उबल कर गिर रहा था, इसका रुख मेरे जिस्म की तरफ कर दिया और वो खून मेरे जिस्म को भिगोने लगा। यहाँ तक बताकर अरियाना खामोश हो गई और मैं जो इस बुढ़े पर गुस्से से खोल रहा था उठकर बैठ गया। कहाँ है वो बुढ़ा, कौन है वो, मुझे बताओ अरियाना, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो फट लड़ा मैं। अरियाना ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं इमरान, तुम इसका अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम उसके सामने तिफल मकतब हो, वो चुटकियों में तुम्हें मसल देगा। मेरी पूरी दास्तान सुनो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी इस बुढ़े से कैसे निमटना है। अरियाना में जब बेहोश हुआ था तो बाबा मुझे एक साधु के पास लेकर गए थे, जो मुझे होश में लाया था। वो तुम्हें कालकी के रहा था और कह रहा था तुम्हें चूस जाएगी। वो इन सब बातों का मतलब मुझे समझ नहीं आया। अलिफ, और तुम इस वक्त कहाँ थी जब मैं बेहोश हुआ था? मैंने अरियाना से सवाल किया। अरियाना की आंखों में गुस्से के असर नमूदार हो गए। कहने लगी, तमेरी बाबा ने जल्दबाजी की, तुम्हें इस फकीर के पास ले गए, वरना मैं रात तक होश में ले आती। तुम्हें मेरी नज़र चौंक गई और तुम इस फकीर की कुटिया में पहुंचा दिए गए, वरना मेरी मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। और वो बूढ़ा मेरी असलियत जानता है, वो नहीं चाहता तुम मेरी मदद करो और मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे और मैं उस फकीर को भी देख लूंगी। उसके पास जो शुबदे हैं इनका तोड़ है मेरे पास, मगर मैं अभी इससे उलझना नहीं चाहती। मेरा ख्याल है अब तमेरी घर वालों के उठने का वक्त हो गया है, वापस चलते हैं। बाकी दास्तान कल सुना होगी। एक ऐसे नौजवान की दास्तान हयात जिसने हमजाद और दीगर नादीदा अरवा को अपने काबू में कर लिया था, जो अमलियात का माहिर बनता जा रहा था, मगर इसका वास्ता मनहूस काली देवी और उसके पैरोकार साधु से पड़ चुका था। पहला हिस्सा। मेरा नाम इमरान है और मेरी रहाइश कराची गुलशन इकबाल की है। ये इन दिनों की बात है जब कराची यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ कनीज फातिमा सोसाइटी की जगह जंगल और झाड़ियां होती थी और रात के वक्त सन्नाटे और अंधेरे में वहां से गुजरना दिल गुर्दे का काम था। मैं जिन भूतों वगैरह पर यकीन नहीं करता, मगर इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी और सोचों को तब्दील करके रख दिया। 19 मार्च मंगल की सुबह मेरे दोस्त कामरान की कॉल आई रोते हुए कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया है। हम बचपन से बहुत करीबी दोस्त थे। मैं फौरन इसके घर की तरफ रवाना हो गया। कामरान को अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुख्तसर ये कि जनाजा असर के वक्त हुआ और यासीन अबद वाले कब्रिस्तान जाते जाते मगरिब हो गई। मैयत को दफनाने के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस निकलने लगे, मगर कामरान जाने पर राजी न हुआ। सबके इसरार पर उसने कहा, कुछ देर और रुक कर फिर मैं आ जाऊँगा। इसके भाई ने मुझे कहा कि तुम कामरान के साथ रुक जाओ, उसे लेकर घर आ जाना। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों कब्र के पास ठहरे रहे। इस रात चांद की 10 तारीख थी, मगर बादलों की वजह से चांद कभी नजर आता था, कभी गायब हो जाता था और कभी अंधेरे कभी उजाले में हम दोनों कब्र के पास बैठे थे। कब्रिस्तान का रखवाला और गोरगन इस वक्त शबीर नाम का बूढ़ा शख्स था। जब देर हो गई तो वो हमारे पास आलिफ और कहने लगा, अब तुम लोग घर जाओ, रात के वक्त कब्रिस्तान के इस हिस्से में रुकना ठीक नहीं है। कामरान तो अपने गम में था। मैंने हसब आदत इस बूढ़े का मजाक उड़ाया कि चाचा, हमें भी तो कोई जिन भूत क्यों कब से आरज़ू है, कोई चुड़ैल कोई पी हम पर भी आशिक हो जाए। बूढ़े शबीर चाचा ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, बेटा, तुम्हारी उम्र से दुगने वक्त से मैं यहाँ गोरगन हूँ। यहाँ की कहानियाँ बताओगे तो तुम यकीन नहीं करोगे। बेहतर है मेरा कहा मान लो और चले जाओ, कम से कम रोशनी वाली जगह जाकर बैठ जाओ। हम दोनों ने इसकी बात सुनी, सुनी कर दी और वो थक हार कर चला गया।
मजीद कुछ देर गुजरने के बाद मुझे लगा जैसे कोई भीनी भीनी सी खुशबू मेरी दाएं तरफ से आ रही है। कामरान मेरी बाएं तरफ बैठा था। मैंने इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कोई खुशबू महसूस हो रही है? कामरान कहने लगा, हाँ काफूर की। हमें खामोश हो गया क्योंकि काफूर की खुशबू से बिल्कुल अलग खुशबू थी जो दिमाग पर सवार होने वाली थी। कुछ देर में मुझे वाज़े महसूस हुआ मेरी दाएं जानिब कोई है। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा तो भी मुझे कुछ नजर नहीं आया, लिफ मगर सरसराहट महसूस होती रही और खुशबू मजीद तेज हो गई। मैं अपनी जगह से उठा और दाएं तरफ घूम फिर कर अच्छी तरह देखा मगर कुछ नजर न आया, लिफ मगर खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। कामरान मेरी परेशानी भांप गया और पूछने लगा, क्या बात है? मैंने बताया कि मुझे किसी के चलने जैसी सरसराहट बार बार सुनाई दे रही है और खुशबू फैली हुई है जो काफूर की हरगिज नहीं है। कामरान उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और हम दोनों दाएं बाएं अच्छी तरह देखते रहे मगर हैरत अंगेज तौर पर वो खुशबू और चलने की आवाज़ मुझे वाज़े महसूस होती रही मगर कामरान उसे मेरा वहम करार देता रहा। मैंने मोबाइल की टार्च जलाई हुई थी और कामरान के वालिद की कब्र से हम काफ़ी दूर निकल अलिफी थे। चलते चलते अचानक मेरे पाँव किसी नर्म जगह में धंस गए और मैं मुंह के बिल गिर पड़ा। गिरने के बाद जब संभला तो एहसास हुआ मैं किसी लंबूतरे से गले में गिरा हुआ हूँ और मेरे जिस्म के नीचे कुछ चुभ रहा है। इतनी देर में कामरान ने अपने मोबाइल की टार्च ऑन कर ली और गले में रोशनी फेंकी तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैं हड्डियों के किसी ढांचे पर पड़ा हुआ था और एक खोपड़ी मेरे मुंह के दाएं तरफ थी जिसकी आंखों की जगह गले थे। हजार बहादुर होने के बावजूद मैं कांप गया और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब। कामरान ने हाथ बढ़ाया और मैं इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आलिफ मगर जिस्म पर जैसे कपकपी सी तारी थी। कामरान के मोबाइल की रोशनी से मैंने अपना मोबाइल ढूंढा और चाहकर भी दोबारा इस गले में देखने की हिम्मत नहीं हुई मगर एक बात जो मैंने वाज़े महसूस की वो खुशबू थी जो इस गले से आ रही थी और सुर्ख रंग का कपड़ा मिट्टी में दबा हुआ जिसे मैं देख नहीं पाया। मुख्तसर ये कि कपड़े झाड़ कर हम वहां से निकले और कामरान के घर आ गई मगर मैं मजीद नहीं बैठ पाया। बार बार वो खोपड़ी मेरी आंखों के उगे आजाद थी। कामरान के घर से मैं वापस अपने घर आलिफ और नहा धोकर कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। रूटीन के बरक्स न मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल चाहा, ना ही हुचे खाने का, कोई काम करने का। मुख्तलिफ ख्यालों में खोया मैं नींद की आगविश में उतरता चला गया। रात के किसी पहर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर और पूरे जिस्म पर कोई बोझ सा है। इस बोझ से मेरी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने उठना चाहा मगर मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद मैं हरकत करने से कासिर था। चंद लम्हों में जब हवास बहाल हुए तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली खुशबू कमरे में हर तरफ फैली महसूस हुई और बुरी तरह दिल और दिमाग पर असरअंदाज होने लगी। अचानक मुझे अपने कान के पास सरगोशी सी सुनाई दी, इमरान। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो चुकी थी मगर मेरा जिस्म हरकत करने से कासिर था और इस पर वो खुशबू मेरे हवास बोझल कर रही थी। मेरी आदत है गर्मियों में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सोने की। मैंने वाज़े महसूस किया मेरी गर्दन पर कोई चीज़ हरकत कर रही है जैसे किसी की उंगलियां मेरी गर्दन सहला रही थीं। मैंने दुआएं यतवर्द याद करने चाहे मगर जिस्म के साथ जैसे जहन भी ब्लैंक था। मेरा पूरा जिस्म पंखा चलने के बावजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। अचानक अबू के खांसने की आवाज़ ने सारा तिलिस्म तोड़ दिया। अबू तहज्जुद के लिए उठे थे और वुजू करने मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे। अबू की आवाज़ के साथ ही मेरे जिस्म से बोझ खत्म हो गया और मैं झटके से उठ बैठा। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और कपकपी सी तारी थी जिस्म पर। बहुत देर बाद हवास बहाल हुए तो मैंने उठकर लाइट जलाई। कमरे की वो सरगोशी और बोझ तो दोबारा महसूस नहीं हुआ मगर कमरे में वो खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सुबह तक सो नहीं पाया मैं बहुत देर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा हत्ता कि सूरज सर पर उगा। छोटी बहन नाश्ते के लिए बुलाने आई तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। सुर्ख सूजी हुई आंखें और तेज बुखार। उम्मी अबू परेशान हो गए और पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया जिसने चेकअप करके दवा दे दी। इस दवा के असर से मैं सो गया। आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। बुखार खत्म तो नहीं हुआ मगर हरारत कम हो गई थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे रात के तस्वुर से वहशत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। एक मुस्तकिल बेचैनी की कैफियत मुझ पर तारी थी। रात का खाना
खाकर हसब मामूल में अपने कमरे में उगा और कंप्यूटर ऑन कर लिया। कुछ देर कंप्यूटर पर काम करता रहा कि अचानक दिल जैसे धक कर के रुक सा गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले लम्हे खुद को तसल्ली दी, मामूल की लोड शेडिंग की वजह से लाइट गई थी, मगर बहुत देर तक दिल की धड़कन मामूल पर न इसकी। इंतजार करते करते जब काफी देर गुजर गई और लाइट न आई तो मैंने कमरे की खिड़की खोल दी जो सहम में खुलती थी और शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेट गया। लाइट का इंतजार करते करते जाने कब आंख लग गई। अचानक जिस्म पर बोझ सा महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैंने उठने की कोशिश की मगर पिछली रात की तरह जिस्म बेजान और कमरे में चारों तरफ वो भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। लाइट अब तक नहीं आई थी और कमरे में घुप अंधेरा था। किसी वक्त चांद बादलों की ओट से झांकता था तो रोशनी की किरणें कमरे को मुनव्वर करती थी, मगर मैं सर और पूरा जिस्म हिलाने से कासिर था और मुझे वाज़े महसूस हो रहा था मुझ पर किसी निस्वानी जिस्म का बोझ है, मगर वो हालत ऐसी थी कि खौफ के मारे मेरे रूंगटे खड़े थे और जिस्म हरकत करने से कासिर था। मैंने जिस्म की सारी ताकत मुजतमा करके चीखना चाहा मगर बेसूद में आवाज निकालने से भी कासिर था। मुझे अपने कानों के पास गर्म सांसें महसूस हुई और खनखनाती सी हंसी जो सरगोशी में मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे यूं लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। कुछ देर इसी कैफियत में गुजरी, फिर मुझे महसूस हुआ वो बोझ मेरे जिस्म पर से हट गया है, मगर जिस्म अभी तक हरकत के काबिल नहीं हुआ। ना मुंह से आवाज निकालने की कोशिश कामयाब हुई। मुझे महसूस हुआ इसकी नर्म नाजुक उंगलियां मेरे चेहरे से फिसलती हुई गर्दन तक रही हैं। खौफ व दहशत से मेरा बुरा हाल था और सांस जैसे रुक सी रही थी और दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आने को बेताब था। फिर मुझे गर्म गर्म सांसीस अपने कान के पास महसूस हुई और इस निस्वानी आवाज ने सरगोशी की, इमरान रो मत। इस सरगोशी से बजाय रिलैक्स होने के डर के मारे बिस्तर गीला होने में बस थोड़ी ही कसर बची। बहुत देर तक वो सांसें कभी कानों के पास कभी चेहरे पर महसूस होती रहे मगर कोई लम्स महसूस नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आने लगी, मगर खौफ व दहशत अभी भी मुझ पर तारी थी। इस पर वो खुशबू मेरे हवासों पर सवार हो रही थी और मैं इस खुशबू में डूबता जा रहा था। इस खुशबू की वजाहत से कासिर हूँ जैसे सिगार, परफ्यूम और अटर्निटी की मिली जली खुशबू। एकदम से कमरे की खिड़की एक जोरदार आवाज से बंद हो गई। हत्ता के हुआ का नामो निशान नहीं था और कुछ गर्मी कुछ खौफ से जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। खिड़की बंद होते ही जैसे कमरे में खुशबू का ट्रक उलट दिया हो किसी ने, और वो खुशबू मेरे होशो हवास पर इतनी छा चुकी थी कि मैं नीम गुनूदगी सी कैफियत में था। कमरे में घुप अंधेरा था और मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जिस्म हरकत करने के काबिल तो है मगर मैं इस खुशबू के नशे के असर में बुरी तरह मदहोश होता जा रहा था। फिर अचानक मुझे अपने सामने हुआ में नीले रंग का कोई ही विलासे फिजा मैं मुअल्लक नजर आने लगा। धुंधली नीम व आंखों से नजर आ रहा था कोई निस्वानी वजूद है जिसने कदीम जमाने का चोला नुमा लंबा सा नीले रंग का लिबादा पहना हुआ है। लंबे लंबे पेट तक अति बाल सामने की तरफ, सीने पर दोनों अतराफ में गिरे हुए गुलाबी रंगत पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगे, होंठ घनी पलके, सियाह अंक है। लिबादा जैसे इसके जिस्म का हिस्सा था जिससे इसके खदोखाल नुमाया हो रहे थे और मुझे तस्लीम करना पड़ा कि इतनी हुसैन, खूबसूरत और नाजुक अंदाम दोशीज़ा कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। इसके जिस्म के अर्द गिर्द नूरानी हाला सा महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो हीविला मेरे बेड की पाइंती की तरफ ज़मीन पर उतर गया और बहुत नरमी और नज़ाकत से चलता हुआ मेरे बाईं तरफ बेड के पास इकर रुक गया और उसने अपना मखरूती हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं जैसे अपने होश व हवास में नहीं था। एक नशे की सी कैफियत तारी थी मुझ पर, इस पर इतनी हुसैन दोशीज़ा और वो खुशबू, इन सब ने मिलकर मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे सुलभ कर ली हो। मैंने इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे रेशम सी नरम मुलायम सी कोई चीज मैंने थाम ली हो। मैं इसका हाथ पकड़कर बिस्तर से उठ गया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा अचानक से मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। मेरी नज़रों के सामने से सारे पर्दे जैसे हट गए हों। मुझे दीवारें शफाफ नजर आने लगे और दूर तक दीवारों के पार नजर आने लगा। दूसरे कमरे में उम्मी अबू सोए नजर अलिफी, एक कमरे में दोनों बहनें सोती नजर अलिफ। हमारी दीवार पड़ोसियों की दीवार से मिली हुई थी। मैंने इस तरफ नजर उठाई तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर और उनकी बीवी इस हालत में थे कि सेंसरशिप का कायदा लागू हो जाता है बताने में मैं चारों तरफ हैरानगी से देख रहा था और वो दोशीज़ा मुझे देखकर मुस्करा रही थी। चारों तरफ नजर घुमाते मेरी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी तो जैसे दिल
सीने से निकलकर बाहर उगा हो मेरा बेजान जिस्म आंखें बंद किए बिस्तर पर मौजूद था और मैं उसे बिस्तर के बराबर खड़ा देख रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? क्या ये कोई फरिश्ता है जो रूह कब्ज करने आलिफ था? बहुत से ख्यालात ने दिमाग पर जैसे यलगार की और मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म हूँ में तहलील हो रहा हो और मैं होश व हवास से बेगाना हो गया। न जाने में कितनी देर तक होशो हवास से बेगाना रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खुली और अर्द गिर्द का माहौल देखने की कोशिश की, मगर मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारे वाकयात याद आने लगे। क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं कब्र में हूँ? मेरे ऊपर चादर है या कफन? इस जैसे बहुत से सवालात ने मेरे जहन पर यलगार की और मुझे सरदर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। तब मुझे ख्याल आलिफ के क्या कब्र में सर दर्द भी हो सकता है? अकली जवाब आलिफ नहीं, मतलब कब्र नहीं है। ये तो कौन सी जगह है? मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की मगर शदीद कमजोरी और नकाहत महसूस हुई और सांस फूलने लगी। मैं वापस लेट गया। मेरे चारों तरफ सीलन की बास फैली हुई थी और मैं कमरे में बिस्तर के बजाय किसी लकड़ी के तख्त पर दराज था और मुझ पर जो चादर थी इसमें से काफूर की खुशबू आ रही थी। एक बार फिर मेरा दिमाग भटकने लगा। अगर मैं मरा नहीं हूँ तो ये काफूर क्यों छिड़का गया है मुझ पर? मगर सोचने से सर दर्द से फटने लगता। मैंने आंखें बंद कर लें और अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश करने लगा और गहरे सांस लेने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ मेरे गले में कोई धागा बंधा हुआ है जिसमें गिरह लगी हुई हैं। मैं एक बार फिर हैरानगी का शिकार हो गया क्योंकि मैं तावीज़ गंडों पर यकीन नहीं करता था, ना कभी पहना था। फिर ये धागा है, गुंडा है, क्या है जो मेरे गले में है? अभी उन्हीं सोचों में गुम था कि तेज चरचराहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खिलने से रोशनी अंदर आई तो अंदाज़ा हुआ कि रात का वक्त है और चांद निकला हुआ है। इसकी रोशनी में मैंने आने वाले शख्स का जायजा लिया। उलझे हुए मेले चिकट बाल, बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी, गले में रंग बिरंगी मालाएं, हाथों में छोटे बड़े कड़े जंजीरें और उंगलियों में अंगूठियां, सियाह रंग का लंबा चोला जिस पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, 60 साल की उम्र, झुर्रियों भरा चेहरा और आस पर बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जो मुझे घोर रही थी। इस फकीर नुमा शख्स के पूरे जिस्म में काबिल जिक्र सिर्फ इसकी आंखें थीं जिनसे चिंगारियां सी फूटती महसूस हो रही थी। मैं इसकी नज़रों की ताब ना ला सका और मैंने गर्दन मोड़कर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। ये कमरा नहीं, झोंपड़ी थी कोई, जिसमें एक कोने में मिट्टी का पानी का घड़ा, चंद बर्तन और इस्तेमाल की कुछ अशिया मौजूद थी और पूरे कमरे में सिवाय इस तख्त के कोई चीज़ नहीं थी जिस पर मैं लेटा हुआ था। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो बूढ़े की भारी और पाटदार आवाज़ सुनाई दी, लेटा रह बालक, 3 दिन बाद होश आलिफ है, तुझे कुछ दाना पानी करता हूँ मैं। हैरत अंगेज तौर पर इसकी आवाज़ इसके वजूद के मुकाबले में बहुत भारी और गंभीर